बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहती है बर्नौलीज थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, दैट मीन्स सबसे पहली बात, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड। अब आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा तब आप बर्नौली थ्योरम लगाओगे। तो पहली बात आती है व्हाट इज आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड वो लिक्विड है विच इज़ परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं कि वो नैरो ट्यूब में से निकलेगा या किसी वाइडर ट्यूब में से निकलेगा तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वो यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम, कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है। According to this theorem, for a streamlined flow of an ideal liquid, the total energy, फ्लूइड के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज सम ऑफ, कौन कौन सी एनर्जी होती है बताई थी फ्लूइड के पास मैंने? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन सब का सम। पोटेंशियल कैसे वैसे? पोटेंशियल हाइट पे भी होगा, जब पानी कुछ हाइट पे होता है तब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। नहीं होगा तो नहीं होगी। पर यूनिट मास, द टोटल एनर्जी per unit mass remains constant at every cross sectional, at every cross section मतलब ट्यूब में से जब पास हो रहा है तो हर पॉइंट पर, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। बेसिकली शॉर्ट में अगर लिखना है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इट इज कांस्टेंट। नाउ सी द प्रूफ। आपने एक ट्यूब ली ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, है ना, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। ठीक है। इट इज़ एट पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। इट इज़ एट हाइट h1, इट इज़ एट हाइट h2। ठीक है जी। ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ए से बी तक। सपोज दिस हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 and this has a cross sectional area A2. Now let P1 is the pressure applied on liquid at A. Suppose A पर आपने प्रेशर लगाया P1, at A. Let P2 is the pressure at end B. Against which liquid is, यहाँ से बाहर आएगा, liquid is to move out. Let rho is the density of the liquid. डेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, क्यों? क्योंकि लिक्विड कैसा है? आइडियल लिक्विड है। आइडियल लिक्विड है तो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए नाउ क्लियरली सी हियर, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो कहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा? यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर। लिक्विड ऑलवेज फ्लो, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है। क्लियरली P1 इज़ ग्रेटर देन P2। नाउ इफ़, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जितना मास पानी का, जितना मास फ्लूइड का यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही मास यहाँ से लीव भी कर रहा है। तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास लीविंग, है ना। देखो इफ m इज द मास ऑफ द लिक्विड, m is the mass of the liquid crossing per second
through any cross section. That implies mass entering is equal to mass leaving per second, mass of fluid. बर्नौलीज थ्योरम करवा रही हैं एक बार. मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड, मतलब जितना एंटर कर रहा है यहाँ से उतना ही यहाँ से लीव कर रहा है. ठीक है जी. अब एंटर कितना कर रहा है, अब मास निकालना हमने. देखो हमने उस दिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी किया था. मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एरिया इनटू हाइट इनटू रो लिख सकती हूँ. एरिया इनटू हाइट इज द वॉल्यूम, है ना. अब मास पर सेकेंड निकालना है, मतलब मास अपॉन टाइम निकालना है बेसिकली. आप क्या होगा, A1 AH रो अपॉन टी. व्हाट इज H अपॉन टी? हाइट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. तो AV रो आ गया. उस दिन भी हमने किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में. तो कितना मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड, यहाँ से कितना एंटर कर रहा है A1. सपोज यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V1, तो A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो एंड इट इज इक्वल टू M. से नाउ रो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, तो क्या आ जाएगा, A1 V1 A2 V2 रो यहाँ नीचे चला जाएगा, M बाय रो and this is equal to mass by density is equal to volume. That implies A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to VC. ठीक है जी. now what is V? V is the volume, means rate of flow of liquid. now यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, A1 ज़्यादा है, A2 कम है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कम है. Now clearly A1 is greater than A2. अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है. ये इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली V1 V2 से क्या होगा, कम होगा, है ना. यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब यहाँ एरिया ज़्यादा है तो मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, कम. दैट इम्प्लाइज V1 इज लेस देन V2. ठीक है जी. नाउ फोर्स निकालनी है इसके बाद ऑन द लिक्विड एट सेक्शन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर कितना है P1, एरिया कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, तो P1 इंटू A1 लेट इट बी F1. फोर्स ऑन द बाय द लिक्विड एट सेक्शन B P2 A2 दैट इज इक्वल टू सपोज F2. ठीक है. चलिए अब हम निकाल लेंगे वर्क डन. हमने निकालनी क्या है बेसिकली, देखो हमने निकालना है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक. पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक. अब हमने प्रेशर एनर्जी निकालनी. एनर्जी जब भी निकालनी है तो हम क्या निकालना होता है, वर्क डन निकालना होता है. तो हम वर्क डन निकालेंगे पहले. तो हम निकालेंगे वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड. व्हाट इज वर्क डन पर सेकेंड, गरिमा व्हाट इज वर्क डन पर सेकेंड? पावर, वर्क अपॉन टाइम इज पावर. पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. P क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना. इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, P इज इक्वल टू F इंटू वी. ये फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा. ठीक है. तो वर्क डन पर सेकंड कितना होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी ना. सेक्शन ए पे देखो, सेक्शन ए पे फोर्स कितनी है, F1 इंटू V1 मीन्स P1 A1 इंटू V1. F1 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से. ठीक है. नो वर्क डन पर सेकेंड ऑन सेक्शन बी कितना होगा, क्या बना इसका फॉर्मूला एंड में? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स का फॉर्मूला क्या था, P1 A1 P1 A1 V1. सिमिलरली सेक्शन बी पे क्या हो जाएगा, प्रेशर वर्क डन पर सेकेंड P2 A2 V2. नो व्हाट इज A1 V1, व्हाट इज A1 V1, इट इज इक्वल टू V. तो क्या बन जाएगा P1 V. व्हाट इज A2 V2, A2 V2 भी किसके बराबर है, V के बराबर है.
तो ये भी क्या बन जाएगा P2V। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है P1V, यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है P2V। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। यहाँ वर्क डन कितना है P1V, यहाँ वर्क डन कितना है P2V। P1 ज़्यादा है P2 से, P1 ज़्यादा है P2 से, तो चेंज इन वर्क डन कितना होगा P1V माइनस P2V, इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी, है ना। देयरफॉर नेट वर्क डन कितना आएगा, सेक्शन ए पे P1V था, सेक्शन बी पर P2V था, तो कितना आया P1V माइनस P2V। वैसे बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं, P1 बड़ा है P2 से, है ना। चलिए, ये तो हो गया आपके पास प्रेशर एनर्जी आ गई। अब निकालो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, वाटर इज गेनिंग सम हाइट, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, इंक्रीज कितनी हुई, mgh2 माइनस mgh1, है ना। यहाँ पर कितनी थी mgh1, यहाँ पर कितनी थी mgh2, तो कितनी चेंज हुई mgh2 माइनस mg। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी, यहाँ वेलोसिटी थी v1, यहाँ वेलोसिटी थी v2, v1 से v2 तक जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ी है तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, चेंज कितना हुआ, हाफ m तो कांस्टेंट है v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपके पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ना भी लो तो चलिए ना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। चेंज इन वर्क डन कितना था आपके पास P1V माइनस P2V, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी कितनी थी mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। 1 1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, P1V प्लस mgh1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V mgh2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय मास, क्यों किया आपने मास से। स्टेटमेंट क्या कहती है, एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट क्या कहती है, एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। तो पर यूनिट मास निकाल लिया हमने, डिवाइडेड बोथ द साइड्स, तो P1V1 V बाय m, mgh1 बाय m, हाफ m v1 की v1 स्क्वायर बाय m, P2V बाय m, mgh2 बाय m, हाफ m v2 स्क्वायर बाय m से m कैंसिल। व्हाट इज़ v बाय m, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है m बाय v, तो v बाय m क्या आएगा 1 बाय रो, तो P1 बाय रो आ गए। इधर देखो रो क्या होता है m बाय v, तो v बाय m क्या होगा 1 बाय रो, 1 बाय रो आ गया। gh1 हाफ P1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 बाय v, सॉरी P2 बाय रो gh2 हाफ v2 स्क्वायर, दैट मीन्स p बाय रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, potential energy per unit mass, kinetic energy per unit mass is constant. This is the first statement of Bernoulli's theorem. Now come to the second statement. Pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume ये भी कांस्टेंट होती है, मतलब पर यूनिट मास भी कांस्टेंट होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को फिर से वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो P1V बाय V mgh1 बाय V हाफ m v1 स्क्वायर बाय V रो 2 V बाय V, सॉरी P2 रो V बाय रो V mgh2 बाय V और हाफ m v2 स्क्वायर बाय V। व्हाट इज़ V से V कैंसिल P1, व्हाट इज़ m बाय V, डेंसिटी, है ना, तो रो gh1 बन गई
half rho V1 square is equal to P2 rho GH2 half rho V2 square. That implies pressure plus rho GH plus half rho V square is constant. तो पर यूनिट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास भी कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होती है. सिमिलरली टोटल एनर्जी पर यूनिट mg भी कांस्टेंट होगी, मींस पर यूनिट वेट भी कांस्टेंट होगी. देखो इस इक्वेशन को स्टार को mg से भी डिवाइड करेंगे. थर्ड स्टेटमेंट ये इसकी ये P1V बाय mg mg h1 बाय mg हाफ m v1 स्क्वायर बाय mg इज इक्वल टू P2V बाय mg mg h2 बाय mg हाफ m v2 स्क्वायर बाय mg. कुछ नहीं किया मैंने, इक्वेशन स्टार को mg से डिवाइड कर दिया. क्या होगा? व्हाट इज़ v बाय रो? m 1 बाय रो, तो P1 बाय रो जी आ गया ये. mg से mg कैंसिल h1, m से m कैंसिल हाफ v1 स्क्वायर बाय g. इधर क्या आ जाएगा? P2 बाय रो जी h2 हाफ v2 स्क्वायर बाय g. दैट इम्प्लाइज p बाय रो जी plus h plus v square by 2g is constant. This is called as p by rho g is called as pressure head. This is called as gravitational head. And this is called as velocity head. इनको हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सबकी डायमेंशंस लेंथ की आती है. निकाल के देखो p बाय रो जी की डायमेंशंस निकालो. p क्या होता है? प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया मीन्स m1 L1 T-2 अपॉन एरिया मीन्स L2. व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम मीन्स मास L³ एंड व्हाट इज g? g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T-2. कैंसिल करके देखो, m से m कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल और T-2 से, तो ये बचेगा आपके पास L. डायमेंशंस आ गई इसकी L. हाइट के डायमेंशंस क्या होती है? L ही होती है. v स्क्वायर बाय 2g. v क्या होता है? वेलोसिटी मीन्स L1 T-1 का स्क्वायर मीन्स L2 T-2 2g. g क्या होता है? L1 T-2 T-2 से T-2 L2 बाय L1 इज अगेन L. तो इन सबकी डायमेंशंस क्या होती हैं आपके पास? L. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेड. ठीक है, ऑल थ्री हैव द सेम डायमेंशन दैट इज ऑफ लेंथ. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम. अब देखो यहाँ से एक बात पता चलती है, अगर मैं हाइट 0 कर दूँ, मतलब अगर वाटर फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है सीधा सीधा, तो हाइट 0 होगी. ठीक है, तो प्रेशर और वेलोसिटी का, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का सम क्या आएगा? कांस्टेंट. प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का सम होने का, कांस्टेंट होने का मतलब है जहाँ प्रेशर ज़्यादा है ना वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम. दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? ये देखो, यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, P1 पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ वेलोसिटी कम थी. यहाँ प्रेशर कम था तो वेलोसिटी ज़्यादा था. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम.